यूपी बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 10th का प्रोज इसका चैप्टर चल रहा था, 2 स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग, यानी उड़ान से संबंधित 2 कहानियाँ। और इसके पार्ट 1 में हिज फर्स्ट फ्लाइट नाम की कहानी थी, जो एक पक्षी की थी, सीगल, समुद्री पक्षी की। इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज इसका पार्ट 2 शुरू करते हैं, और इसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। द ब्लैक एरोप्लेन, और इसके राइटर हैं फ्रेडरिक फोर्सिथ। पूरा नाम इनका था फ्रेडरिक मैककार्थी फोर्सिथ, लेकिन अगर फ्रेडरिक फोर्सिथ भी तुम लोग याद रखते हो, इतना भी लिखते हो अगर पूछा जाता है तो ठीक है। ये नॉवलिस्ट थे, जर्नलिस्ट थे, और ये थ्रिलर्स लिखते थे। थ्रिलर्स क्या होती हैं, अब तुम लोग पता नहीं पढ़ते हो कि नहीं, आशा कम ही है। ये आशा इसलिए कम है कि आजकल पढ़ने का कल्चर समाप्त होता जा रहा है। तुम लोगों के अंदर क्या, हम लोगों के अंदर समाप्त होता जा रहा है। बहुत कम ही लोग पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं। खैर, मैं जब तुम लोगों की आयु का था, या तुम लोगों से भी कम आयु का, तो मुझे पढ़ने का बड़ा शौक़ था। ऐसा नहीं कि किताबी केवल कोर्स की बुक्स, कुछ भी। तो जो थ्रिलर्स होती हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, पढ़ने के शौक़ से क्या होता है। थ्रिलर्स ऐसे स्टोरीज़ या नॉवेल्स होते हैं जो काफ़ी रोमांचक होते हैं, इसमें रहस्य हो, रोमांच हो, इस टाइप की ये रचनाएं लिखा करते हैं। इसके लिए जाने जाते हैं, लिखा इन्होंने बहुत कुछ है। जर्नलिस्ट थे, जर्नलिस्ट यानी पत्रकार होता है। ये ब्लैक एरोप्लेन जो है, ये कहानी ये दिखाती है कभी कभी लोगों का जजमेंट, अपना निर्णय। जैसे हमें जीवन में कुछ फैसले लेने पड़ते हैं ना, निर्णय करना पड़ता है, कभी कभी वो कितना गलत हो जाता है और कितने बड़ी परेशानी में, कष्ट में हमें डाल देता है, ऐसा हो जाता है। इसमें एक पायलट की कहानी है। पायलट जानते ही होगे तुम लोग, जो हवाई जहाज़ उड़ाता है उसको पायलट कहते हैं, और जो पानी वाला जहाज़ चलाता है ना, उसको कैप्टन कहते हैं। ये भी जानते रहो भाई। जो शिप होती हैं उसको चलाने वाले को कैप्टन कहते हैं। शिप यानी पानी वाला जहाज़, हिंदी में केवल जहाज़ ही कह लेते हैं। और जो ये जहाज़ है, हवा में उड़ने वाला एरोप्लेन या जेट, इसको पायलट कहते हैं। इसमें एक पायलट है, और मौसम जब बुरा होता है तो ये हवाई जहाज़ वगैरह नहीं उड़ते, रोक दिया जाता है। न्यूज़ में सुनते होगे कि हाँ, उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, क्योंकि मौसम बड़ी बुरी स्थिति में है। ऐसी एक स्थिति में होता यह है कि ये डिसीजन ले लेता है कि नहीं, परिवार से मिलना है तो उड़ान भरूंगा और जाऊंगा। मौसम बुरा रहता है और ये फंस जाता है। ये गलत डिसीजन होता है, लेकिन चमत्कारिक ढंग से ये बच भी जाता है। एक रहस्यमयी, मिस्टीरियस यानी रहस्यमय, काफ़ी वो ब्लैक एरोप्लेन वही है, उसके कारण ये बच जाता है। पायलट कैसे, हम इस कहानी में देखते हैं। The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. Should I call Paris control soon? I thought. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS 088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. फर्स्ट पर्सन में ये कहानी लिखी गई है, यानी पायलट अपनी भाषा में ये कहानी सुना रहा है। इस तरह से लिखी गई। कहानी को समझने के पहले थोड़ी सी और बातें जान लो कि हवाई जहाज़ में, पता नहीं तुम लोग बैठे हो कि नहीं, मैं मान के चल रहा हूँ कि नहीं बैठे हो। टीवी वगैरह में देखे होगे, फिल्मों में, कि जब पायलट हवाई जहाज़ उड़ाता है ना, तो वो बिल्कुल सारा सिस्टम होता है उसके पास। वो बातचीत करते रहते हैं, कंट्रोल रूम नीचे बने होते हैं जगह जगह पे, उनसे बात होती रहती है उनकी बाकायदा, कि हाँ अब यहाँ है, इतनी देर में उतरना है, सिग्नल खाली है कि नहीं, ये सब कुछ होता है। ऐसा नहीं कि मनमाना ऊपर उड़ते हैं। वो सारी घटनाएं ऐसी होती है, तुम लोग किसी फिल्म में देखोगे तो उससे कोरिलेट करोगे तो पाठ को समझ पाओगे।
द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी, पूरब की ओर चंद्रमा धीरे धीरे ऊपर आ रहा था, बिहाइंड मी मेरे पीछे। इसका मतलब हवाई जहाज ये वेस्ट की ओर उड़ा रहे हैं, पश्चिम की ओर उड़ा रहे हैं। देखो ये लिखा नहीं पश्चिम की ओर, लेकिन इसको समझ के चलो कि इनका जहाज पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, क्योंकि पीछे चंद्रमा उग रहा है और वो ईस्ट है। द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और मेरे ऊपर सितारे चमक रहे थे। स्काई क्लियर यानी आसमान बिल्कुल साफ था। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, और आसमान में एक भी बादल नहीं था, यानी मौसम बड़ा अच्छा उड़ान के लिए। बादल का होना बड़ा बुरा होता है, और घने बादल होते हैं तो हवाई जहाज बड़ा डिस्टर्ब करता है। एक बार मैं फ़्लाइट में था, उड़ रहा था, तो बादल में जब जहाज़ घुसता है इतनी स्पीड होती है कि जब घने बादलों से जहाज़ गुजरता है ना, तो पहले तो अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि आप अपने सीट बेल्ट्स बांध लें। सीट बेल्ट होती है वो बांध लेता है कि आप जैसे थोड़ा बहुत झटका उटका लगा, कुछ हुआ तो आप गिरेंगे नहीं। चढ़ते उतरते समय जब मतलब हवाई जहाज जब ऊंचाई पे ऐसे उड़ने लगता है, टेक ऑफ करता है, तब भी सीट बेल्ट बंधवाया जाता है। फिर जब उतरने को होता है, लैंड करता है, तब भी बंधवाया जाता है। ऊपर भी अगर कोई ऐसी स्थिति होती है तो बंधवा दिया। तो अनाउंसमेंट जैसे हुआ सीट बेल्ट बांध लेना। कई लोग जो पहली बार चढ़े हैं या वैसे लोग घबरा गए, और जब जहाज़ वो बादलों से होकर गुजरता है ना, तो मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बिल्कुल कांप सा जाता है जहाज़, इसलिए किसी ने ऐसे हिला दिया। और स्पीड कल्पना करो कि 1,500-2 हज़ार किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2,000 किलोमीटर की स्पीड पे हवाई जहाज़ उड़ रहा है, और ऐसे कांप जाए तो भाई लगता तो है कि राम नाम सत्य होने वाला है, काम ख़त्म। कई लोग चिल्ला पड़े। यहाँ खैर ये कोई भी बादल नहीं था, यानी बहुत ही अच्छी स्थिति थी उड़ान के लिए। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। मैं बड़ा खुश था क्योंकि देश कंट्री साइड यानी नीचे के लोग, सभी लोग सो रहे थे और मैं उनके ऊपर उड़ रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। डकोटा जहाज़ के मॉडल का नाम उस समय का। तो कह रहे हैं कि वो मेरा पुराना वाला डकोटा जहाज़ था, मैं उसको उड़ा रहा था और फ्रांस के ऊपर उड़ रहा था इस समय, क्योंकि मुझे इंग्लैंड जाना था, अपने घर जाना था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड ऑफ बीइंग विद माई फैमिली। मैं सपने देख रहा था, यानी कल्पना कर रहा था कि नहीं छुट्टी अब मिली है और परिवार के साथ कैसे छुट्टियाँ बिताऊंगा, ये सब सोचते हुए उड़ रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच। मैंने अपनी घड़ी देखी, 1:30 इन द मॉर्निंग। 1:30 बज रहे थे सुबह के। सुबह के 1:30 बज रहे थे, मतलब समझ रहे हो ना, रात, आधी रात। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट। मैंने सोचा भाई फ्रांस में है, तो फ्रांस में जो पेरिस शहर है उसके कंट्रोल रूम को सोचा कि मुझे जल्दी फ़ोन कर देना चाहिए। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। और जैसे ही मैंने देखा जहाज़ के आगे, नोज़ मतलब जो नुकीला सा पार्ट, उसके आगे ऐसे नीचे देखा सामने, तो ढेर सारी लाइट्स। जहाज़ जब उड़ता है ना तो नीचे बिल्कुल दिखता है, अगर बहुत हाइट पे नहीं है। जब बादलों के ऊपर जहाज़ चला जाता है तो नीचे कुछ नहीं दिखता, बादल दिखते हैं। लेकिन अगर जब थोड़ा बादलों के नीचे रहता है तो बिल्कुल शहर दिखता है। जैसे शहर है तो खूब लाइट्स दिखेंगी रात को, एकदम चमकदार, बड़ा सुंदर सा दृश्य होता है। तो वैसा इसको देखा तो ये जान गया कि इस समय मैं पेरिस शहर के ऊपर हूँ। तो आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, अपना रेडियो ऑन किया और बोला, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर। यानी उनको बता दिया कि डकोटा DS नाम का जहाज़ जिसका मॉडल 088 है वो यहाँ आ चुका है। कैन यू हियर मी, मेरी बात आप सुन रहे हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। मैं इंग्लैंड की ओर जा रहा हूँ, ओवर। ओवर कह के मतलब बात समाप्त की जाती है कि इतनी ही बात। ये मैसेज देने का एक तरीका होता है कि इसके बाद और कोई संदेश नहीं है, हमने पूरा मैसेज बता दिया और अगले ने पूरा मैसेज सुन लिया, इसलिए ओवर या ओवर एंड आउट ऐसे बोलते हैं। The voice from the radio answered me immediately. DS 088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS 088, over. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. I'll be in time for breakfast, I thought, a good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. Paris was about 150 kilometers behind me and I saw the clouds, storm clouds. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. I'll take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. The voice from the radio answered me immediately.
रेडियो पे तुरंत ही उत्तर आया, DS088 आई कैन हियर यू, यानी नीचे जो कंट्रोल रूम में बैठे थे अधिकारी कर्मचारी, उन्होंने तुरंत उत्तर दिया कि DS088 मैं तुम्हें सुन सकता हूँ या सुन सकती हूँ, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS088 ओवर, आपको 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ जाना है। यानी थोड़ा सा 12 डिग्री तुम लोग समझते ही होगे, थोड़ा सा और मुड़ के उड़ना है। ये वहाँ से आदेश मिल गया कि भाई ऐसे ऐसी स्थिति, इधर मुड़ो। आई चेक द मैप एंड द कंपस, मैंने मैप चेक किया, मैप होते हैं, अब तो डिजिटल हो गया, पहले मैनुअल मैप भी होते थे। और कंपस एक यंत्र होता है, तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा, जो दिशा का ज्ञान कराता है। उसमें एक मैग्नेटिक नीडल होती है, और मैग्नेट का एक गुण होता है कि ये दो पोल, साउथ और नॉर्थ पोल में जाकर ये रुकती है, उसी के आधार पर इससे दिशा का ज्ञान होता है। इसको कंपस कहते हैं। लोग इसको कंपास प्रोनाउंस करते हैं, ये गलत है, ये जान लो, इसका प्योर प्रोनाउंसिएशन है कंपस। तो खैर मैंने कंपस से भी दिशा चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और जो फ्यूल टैंक, फ्यूल यानी जिसमें ईंधन भरा जाता है, पेट्रोल भरा जाता है, उसको उस पर चला गया। यानी कि पहले वाला टैंक ख़त्म हो गया था, दूसरा वाला, 2 टैंक हवाई जहाज़ में थे, तो दूसरे वाले पे अब चला गया, यानी पहले वाला टैंक खाली हो चुका था। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और 12 डिग्री पश्चिम की ओर मोड़कर इंग्लैंड की ओर मैं उड़ पड़ा। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, मैंने सोचा कि भाई ब्रेकफास्ट के समय, जलपान के समय तक तो पहुंच जाऊंगा। अब गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक अच्छा सा बड़ा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, सब कुछ अच्छा हो रहा था, बहुत अच्छी और आसान उड़ान थी। मैं ये कल्पना कर रहा था कि कल जलपान के समय तक अपने घर इंग्लैंड रहूँगा, और इंग्लिश ब्रेकफास्ट काफ़ी बड़ा सा और अच्छा सा होता है, वो मैं करूँगा। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड में व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, और लगभग पेरिस शहर से, जहाँ से इनको ये मिला, ऑर्डर मिला या निर्देश मिला, इंस्ट्रक्शन मिला, इससे 150 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद क्या देखा? बादल दिखे, स्टॉर्म क्लाउड्स। और केवल बादल ही नहीं थे, तूफान वाले बादल थे, यानी बड़ी तेज उमड़ घुमड़ रहे थे, बड़ी तेज वो उड़ रहे थे। दे वर ह्यूज, वो विशालकाय थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, ऐसा लग रहा था कि बड़े बड़े काले काले पहाड़ मेरे सामने खड़े हैं और पूरे आसमान भर में फैले हैं। आई नो आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, और मैं जानता था कि मैं इनके ऊपर से होकर नहीं उड़ सकता। यानी इतने बड़े बड़े ये बादल थे कि चाहता तो जहाज़ और ऊंचाई पर ले जाके उनके पार कर जाता, तो कहा ऐसा संभव नहीं था, बहुत बड़े बड़े बादल थे। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। अब जैसे ये पश्चिम की ओर जा रहा था, जहाज़ लेके मान लो पश्चिम की ओर ऐसे जा रहा है, तो अब सामने पूरे ये आ गए, बड़े बड़े काफ़ी दूर तक फैले। तो 2 तरीका था कि थोड़ा सा ऐसे दक्षिण से होकर क्रॉस कर जाए, या इन बादलों के ऐसे उत्तर से होकर क्रॉस कर जाए। तो ये भी चारा नहीं था, क्योंकि इतने बड़े बड़े बादल थे, काफ़ी घूम कर जाना पड़ता, और उतना इसके पास अब फ्यूल नहीं था, उतना ईंधन नहीं बचा था, उतना पेट्रोल नहीं बचा था कि ये इतनी दूरी तय करता। तो क्या हो सकता था? अब देखो सिचुएशन क्या क्या बनती है ऐसी स्थिति में। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे अब तो वापस पेरिस चले जाना चाहिए, यानी जो 150 किलोमीटर आगे आए थे, 150 किलोमीटर बैक जाके वहाँ लैंड कर जाते। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, लेकिन मैं घर जाना चाहता था, वो वाला नाश्ता मैं करना चाहता था। आई टेक द रिस्क, मैं ये खतरा उठा लूँगा। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म, और सीधा उसी तूफान में, उसी आंधी में अपने पुराने इस डकोटा को उड़ा कर ले गया, सीधा उसमें घुस गया। Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. I looked at the compass. I couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round and round. It was dead. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. Paris control, can you hear me? There was no answer. The radio was dead too. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. Then, in the black clouds, quiet near me, I saw another aeroplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. I could see the pilot's face turned towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. Follow me, he was saying, follow me. I know that I am lost, I thought. He is trying to help me.
मैं प्रयास करता हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ये स्टोरी ख़त्म कर दूँ आज ही, इसलिए समाप्त कर दूँ क्योंकि थ्रिलर है, तुम लोग भी आधे पे सोचोगे कि नहीं क्या हुआ कैसे हुआ, इसलिए इसको समाप्त करते हैं थोड़ा सा। अब बादलों के अंदर जैसे ही ये एरोप्लेन इसका घुस गया पायलट का, इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, अचानक बिल्कुल काला काला सा हो गया, सब कुछ काला काला सा दिखने लगा, एकदम भयंकर अंधकार। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, अब एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना असंभव था, केवल काला काला सा दिख रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, अब ऐसा लग रहा था कि हवा में जैसे हवाई जहाज कूद रहा है, ऐंठ रहा है, उलट पलट हो रहा है, ऐसा एकदम हो रहा था, कुछ दिख नहीं रहा है। आई लुक्ड एट द कंपस, तो अंदर तो लाइट चली रही थी, उसमें कंपस पे देखा। आई कुडंट बिलीव माई आईज, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। द कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कंपस की जो सुई थी वो लगातार ऐसे नाचे जा रही थी। ऐसा इसलिए हो रहा था कि हवाई जहाज लगातार जब घूम रहा है तो वो दिशा उसकी निश्चित नहीं हो पा रही थी, तो वो सुई रुकती कहाँ, यानी दिशा भी नहीं पता चल रहा था किधर जा रहा है। इट वॉज डेड, ये खराब था या मर चुका था, काम नहीं कर रहा था। इट वुड नॉट वर्क, अब ये काम नहीं कर रहा था। दी अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू, सारे और भी जो यंत्र लगे थे वो भी सब बेकार हो चुके थे उस समय अचानक ही। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो पे प्रयास किया, रेडियो पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, चिल्लाया कि भाई पेरिस कंट्रोल आप लोग सुन पा रहे हैं। देयर वॉज नो आंसर, उत्तर नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी बिल्कुल बेकार हो चुका था, इस समय खराब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो नो कंपस एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, ना रेडियो था, ना कंपस था, ना कोई यंत्र काम कर रहा था, ना मुझे दिख रहा था कि मैं कहाँ हूँ इस समय। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, इस तूफान में मैं खो चुका था। अब ऐसी स्थिति देखो आते ही क्या होता है, अब ऐसी स्थिति का मतलब यही है कि मृत्यु। देखो हवाई जहाज में उड़ने में रिस्क, जैसे जैसे तुम स्पीड बढ़ती है किसी भी चीज़ की, जैसे मान लो तुम पैदल चल रहे हो, कभी गिर गए, ठोकर लग गई, हल्का फुल्का चोट, जनरल बात कर रहा हूँ, जनरल। अब इन मत कहना कि नहीं पैदल चलते चलते भी लोग मर जाते हैं, मर तो जाते हैं, ये लोग तो घरों में सोए सोए मर जाते हैं। तो ऐसे पैदल चल रहे हो, गिरोगे, थोड़ा कांटा लग गया, थोड़ा बहुत छिल गया, इतना। साइकिल से चलोगे, थोड़ी सी स्पीड बढ़ी, थोड़ा सा रिस्क बढ़ा, थोड़ा और अधिक चोट आ सकती है, हड्डी भी टूट सकती है। बाइक से चलोगे, साइकिल के मुकाबले स्पीड और बढ़ी और खतरा बढ़ा। ऐसे ज्यों ज्यों स्पीड बढ़ाते जाओगे, कार से चलोगे और खतरा बढ़ा, ट्रेन से और खतरा बढ़ा, और जब एरोप्लेन से जाते हो, ये मैक्सिमम स्पीड है लेकिन खतरा भयानक है, वहाँ मरोगे तो डेड बॉडी वॉडी मिलने नहीं है, कुछ मिलता नहीं है। एक आध कहीं दांत वांत का चूरा दिख जाए, पता ही नहीं चलेगा इतनी हाइट से कहाँ गए, कहाँ गिरे, क्या मिला, कुछ नहीं मिलता। तो ये स्थिति होती है उतने ऊपर। इनको अब बिल्कुल साक्षात मृत्यु दिख रही थी सामने, लेकिन ऐसे में हुआ क्या, देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन, लेकिन उन्हीं काले बादलों में बिल्कुल अपने पास मैंने देखा एक दूसरा एरोप्लेन है। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसके पंखों पे लाइट्स नहीं लगी हुई थी, जो दोनों ओर पंखे होते हैं ना ऐसे हवाई जहाज के फैले हुए, उस पर भी लाइट्स होती हैं, बड़ी तेज़ लाइट्स होती हैं, बड़ी दूर तक वो रोशनी पहुंचाती हैं, लेकिन उससे पंखे नहीं थे, उसके पंखों पर लाइट नहीं थे। आई सॉ बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं देख रहा था इस भयानक तूफान में मेरे बिल्कुल पास ही से, बगल से ये भी उड़ रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स मी, और मैंने देखा कि पायलट का चेहरा मेरी ओर मुड़ा हुआ है। आगे ग्लास का बना होता है ना, वो तो पायलट को देख पा रहा था कि मेरी ओर पायलट का चेहरा मुड़ा हुआ है। आई वॉज ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर मुझे प्रसन्नता हुई। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव, उसने एक हाथ उठाया और ऐसे ऐसे वेव किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, और वो ये कहने का प्रयास कर रहा था कि फॉलो मी, यानी मेरे पीछे पीछे आओ, ऐसे इशारे में उसने किया। आई नो दैट आई एम लॉस्ट, ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, और वो जानता था कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने ये सोचा कि उसको मालूम है मैं खो चुका हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, और वो प्रयास कर रहा है कि मेरी सहायता करे। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, वो मेरे सामने अपने जहाज़ को लाया और धीरे से उत्तर की ओर उसने मोड़ लिया। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, जिससे कि उसको फॉलो करना मेरे लिए आसान हो सके। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और मैं बड़ा आज्ञाकारी बालक की तरह, जैसे आज्ञाकारी बालक होता है किसी के पीछे पीछे चलता है, मैं उसकी बात मानने में बड़ा इस समय प्रसन्न था। वो विचित्र सा एरोप्लेन पता नहीं कहाँ से आ गया था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज बैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, आधे घंटे के बाद भी वो विचित्र सा, वो काला सा एरोप्लेन बादलों में मेरे सामने ही था। नाउ देयर वॉज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर,
अब मेरे इस पुराने डकोटा एरोप्लेन में, इसके अंतिम टंकी में मुश्किल से 5 या 10 मिनट और उड़ने भर का फ्यूल बचा था, ईंधन बचा था। I was starting to feel frightened again. फ्राइटेंड यानी भयभीत होना। मुझे फिर से भय लगना प्रारंभ हो गया, अब तो तेल खत्म, तब भी वही होना उतनी ऊंचाई से। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन अचानक वो सामने वाला जहाज नीचे जाना शुरू हो गया और मैंने भी उसको फॉलो किया, उसके पीछे पीछे उसी तूफान में नीचे जाना शुरू किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी। अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया और मैंने देखा कि सीधी लकीर लाइट्स की है मेरे सामने, लाइट्स की बत्तियां लगी हैं बिल्कुल सीधी ऐसे लाइन से। इट वॉज अ रनवे। रनवे समझते हो, जहाज़ जहाँ पे ऐसे दौड़कर मतलब कि बड़ी स्पीड से इससे पहले ज़मीन पे चलता है, फिर टेक ऑफ करता है या लैंड करता है। तो रनवे पे किनारे किनारे लाइट्स लगी होती है जिससे जहाज़ को दिखे कि हाँ इसी के बीच में उतारना है। वो काफ़ी बढ़िया से बनाया जाता है, सीमेंटेड होता है। तो वो रनवे था, अब मैं देख पा रहा था उसको। एन एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ। अच्छा, तो ये तो एयरपोर्ट है, मैं तो सुरक्षित हूँ। बिल्कुल आश्चर्य हुआ मुझे। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। मैं मुड़ा कि देखूँ वो ब्लैक एरोप्लेन में मेरा मित्र कहाँ है। बट द स्काई वॉज एम्प्टी। लेकिन आसमान तो पूरा खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर। वहाँ पे कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। काला एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। कहीं भी नहीं दिख रहा था, अचानक से गायब हो चुका था। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. She looked at me very strangely and then laughed. Another aeroplane? Up there in this storm? No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? अब जब यहाँ पे सुरक्षित उतर गया, देख लिया पायलट की नहीं मिला, वो जहाज ही नहीं दिख रहा है, तो आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। तो मैं उतरा और उतर के कंट्रोल टावर की ओर गया। कंट्रोल टावर वो जगह होती है जहाँ पे सारी मशीन्स लगी रहती है, रडार रहता है, कौन कौन आसमान में उड़ रहा है, कहाँ उड़ रहा है, सब उनको जानकारी होती है। तो वहाँ मैं गया। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर। वहाँ गया, एक औरत बैठी थी, मैंने उनसे पूछा कि वेयर आई वॉज, कि मैं कहाँ हूँ, किस जगह पे मैं उतरा हूँ अभी, एंड हु द अदर पायलट वॉज, और दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। मैं उसको धन्यवाद देना चाहता था, इसलिए मैंने पूछा कि ये दूसरा पायलट कौन था, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका परिचय बताया जाए। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लेफ्ट। उसने बड़ी विचित्र तरीके से मेरी ओर देखा और फिर हंस पड़ी। एनदर एरोप्लेन, दूसरे वायुयान की आप बात कर रहे हैं, अब देयर इन दिस स्टॉर्म, इतनी भयानक तूफान में, आंधी तूफान में आप दूसरे एरोप्लेन की बात कर रहे हैं, उड़ रहा है। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट। आज रात तो भाई कोई एरोप्लेन उड़ ही नहीं रहा है। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। रडार पे मैंने देखा केवल आपका यही एकमात्र एरोप्लेन है आज आसमान में, कोई एरोप्लेन दूसरा नहीं है। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio? तो कौन था बिना कंपस के, बिना रेडियो के मुझे सुरक्षित तरीके से यहाँ तक लैंड करवा दिया, उतार दिया। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल्स इन माई टैंक्स, और मेरे टैंक्स में कोई तेल भी नहीं बचा था, कौन था उतार दिया। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, और वो कौन था विचित्र पायलट, वो काले रंग का एरोप्लेन कौन सा था, बिना लाइट्स के इतने भयानक तूफान में वो उड़ रहा था। उसने, मेरे पास तेल नहीं थे, मेरे सारे यंत्र बेकार हो चुके थे और उसने मुझको सुरक्षित नीचे उतार दिया। ये कौन था? मैं यही सोचता रह गया। तुम लोग भी सोचो भाई कौन था, सोच कर देखो, हो सकता है समझ में आए। ठीक है, चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। थैंक यू। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला चैप्टर प्रारंभ करेंगे।